Hello Class friends, here I am back with the lecture number 7 on Smart Read Vocab. आज इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 7 में यूज पैसेज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को. सो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू करते हैं. सो द वेरी फर्स्ट वर्ड और आई शुड से द फ्रेज इज रिवर्स ओनस. Reverse onus means a legal principle where the burden of proof is shifted from the prosecution to the defendant. अगर इसको लेमन टर्म्स में समझें तो नीचे वाला जो एक्सप्लेनेशन है वो ज़्यादा ईजियर है, मतलब वो इट इज़ मच ईजियर टू अंडरस्टैंड द टर्म. चलिए इसको पढ़ते हैं. Reverse onus is a legal provision that requires an accused person to prove or disprove something, such as an element of an offense or a defense. यानी कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, यानी अगर मुझे कुछ साबित करना है तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मल केसेस में क्या होता है, ये काम होता है प्रोसिक्यूशन का. यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो अपॉइंटेड लॉयर्स या प्रोसिक्यूटर होते हैं, सामने अगर कोई अक्यूज्ड है तो ये उनका काम होता है कि उसको गुनहगार साबित करें. ये काम प्रोसिक्यूटर का होता है, प्रोसिक्यूशन का होता है. पर यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्स ओनस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि ये काम अब किसके पास चला जाएगा, जो अक्यूज्ड है उसके पास, कि भाई आप अपनी बेगुनाही साबित करो. ठीक. सो अगर ओनस वर्ड हम देखें तो इसका एक मीनिंग होता है बर्डन या फिर लोड या रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो अभी वो क्या हो गई, ये बर्डन कैसा हो गया, ये रिवर्स हो गया, यानी सामने वाले का ना होके अब ये मेरा हो गया अगर मैं अक्यूज्ड हूं तो. सो यहाँ पे मेंशन भी है लीगल प्रोविजन दैट रिक्वायर्स एन अक्यूज्ड पर्सन टू प्रूव और डिसप्रूव समथिंग. प्रूव जो भी करना है ये अक्यूज को करना है, प्रोसिक्यूशन को नहीं करना है. चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से. अभी रिसेंटली ईडी ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया, दैन कोर्ट में पेश किया. सो जो बेसिकली ये इनके ऊपर जो इनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो किसके अंदर हुई है, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और ये एक्ट 2002 में बना था. PMLA एक्ट के तहत जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो इस एक्ट में ही ये क्लॉज है, ये जो अभी हमने पढ़ा रिवर्स ओनस, कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जब उसकी कोर्ट में पेशी होगी, उसको कोर्ट में लेके जाया जाएगा जजेस के सामने, तो ये इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये अपने आप को गिल्ट फ्री प्रूव करें. यानी कि प्रोसिक्यूशन को नहीं करना है, प्रोसिक्यूशन ने तो एलिगेशंस लगाए हैं, अब इनकी जिम्मेदारी है इनको प्रूव करना है कि ये इन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया, कोई भी स्कैम नहीं किया. सो द कॉन्सेप्ट वर्चुअली रिक्वायर्स एन अक्यूज्ड टू प्रूव हिज इनोसेंस रादर देन फॉर द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव हिज गिल्ट. यानी कि प्रोसिक्यूशन को इनकी गिल्ट प्रूव नहीं करनी है, इनको अपनी इनोसेंस प्रूव करनी है. सो रिवर्स हो गए यहाँ पे रोल. चलिए अब क्योंकि ये एक लीगल टर्म है तो इसके जनरल सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं मिलेंगे, बट स्टिल आपको आपके याद रखने के लिए मैंने कुछ खुद से यहाँ पे कॉइन कर दिए हैं फ्रेजेस एंड वर्ड्स. बर्डन शिफ्टिंग यानी जिम्मेदारी शिफ्टिंग हो गई. अक्यूज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अब अक्यूज्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को गिल्ट फ्री प्रूव करे. प्रोसिक्यूशंस बर्डन यानी कि ऑपोजिट में अगर सोचे तो ये प्रोसिक्यूशन का बर्डन जो जनरल केसेस में होता है. सो दिस इज इट, रिवर्स ओनस. आई होप आपको समझ में आगे होगा. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, ड्रैकोनियन. ड्रैकोनियन मीन्स लॉज और रूल्स दैट आर रियली हार्श और रिप्रेसिव. ऐसे कायदे कानून जो कैसे हैं, रियली हार्श हैं, बहुत ज़्यादा कड़े कायदे कानून, लॉज. चलिए समझते हैं. और इन एंशिएंट एथेंस ड्रैको वॉज अ गाय. एक एथेंस में, एंशिएंट एथेंस की बात करें तो ड्रैको वॉज अ गाय, एक व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत ही कड़े कानून बनाए, जिसके कारण ये एक वर्ड कॉइन हुआ ड्रैकोनियन. हु मेड सम सीरियसली स्ट्रिक्ट लॉज, सो रूल्स दैट आर टू रेस्ट्रिक्टिव और जस्ट प्लेन अनफेयर, वो रूल्स कैसे कहलाते हैं, ड्रैकोनियन. और ये एडजेक्टिव का काम करता है. चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. ये एक न्यूज़ वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लिया गया है. हेडिंग पढ़िए. आफ्टर बैनिंग जीन्स फॉर विमेन, यूपी खाप पंचायत बैन्स मेन फ्रॉम वेयरिंग शॉर्ट्स. यानी खाप पंचायत का जो मेन कंसर्न है वो क्या है कि औरतें, लड़कियां जीन्स ना पहने. और अब तो उन्होंने ये लागू कर दिया कि अब आदमी यानी जो मैन हैं या लड़के हैं वो शॉर्ट्स भी नहीं पहनेंगे. तो ये जो रूल है बेसिकली ये कैसा रूल है, ड्रैकोनियन. मतलब कपड़े पहनने से, किसी टाइप के कपड़े पहनने से प्रॉब्लम हो रही है पंचायत को, तो और वो अगर इस पर रूल बना रही है कि भाई आप ऐसे कपड़े पहनोगे, सो ये क्या है, ड्रैकोनियन लॉ, ड्रैकोनियन रूल. चलिए एक और एग्जांपल है हमारे पास. ईरान में आज की डेट में भी अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट देनी होती है तो ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, जहाँ पे ओपन एरिया में
एक डिच होता है, गड्ढा होता है, उसमें उस व्यक्ति को जिसको पनिशमेंट दी जाती है उसको गाड़ दिया जाता है, केवल सिर ऊपर बाहर होता है, और जो स्पेक्टेटर्स होते हैं वो स्टोन पेल्टिंग करते हैं जब तक उस व्यक्ति की डेथ ना हो जाए। तो अगेन कैपिटल पनिशमेंट देने का ये एक कैसी प्रैक्टिस है? ड्रैकोनियन प्रैक्टिस है। चलिए, आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। हार्श बहुत कड़ा, सीवियर, इंस्ट्रिंजेंट, अप्रेसिव, कड़ा, कठोर, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें, लीनियंट, मॉडरेट, जेंटल, फ्लेक्सिबल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो दिस वॉज इट। नाउ नेक्स्ट फ्रेज इज प्रिवेंटिवली डिटेन। प्रिवेंटिवली डिटेन, अगेन एक फ्रेज है, दो वर्ड्स हैं। प्रिवेंटिवली यानी कि पहले से सोचते हुए किसी चीज़ को प्रिवेंट करने की मंशा से क्या करना? डिटेन करना। डिटेन करना, किसी को नज़रबंद कर लेना, किसी को पकड़ लेना, किसी को गिरफ्त में ले लेना। सो प्रिवेंटिवली डिटेन। टू डिटेन समवन बिफोर दे हैव कमिटेड अ क्राइम, यानी कि उसके क्राइम करने से पहले ही आपने उसको पकड़ लिया, नज़रबंद कर लिया, जेल में रख लिया। एज अ प्रिवेंटिव मेजर, यानी बचाव करने के माइंडसेट से कि आगे ये कोई किसी मतलब कोई चीज़ ऐसी जो बुरी होने वाली है और आपको पता है कि ये बंदा इसका जो मास्टर माइंड है वो ये है, तो ये अगर ओपनली अवेलेबल रहा तो ये ऐसा कर देगा। उस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? ऐसे लोगों को प्रिवेंटिवली डिटेन करते हैं। हम नहीं करते, लॉ करता है बेसिकली। सो अब इसका रेफरेंस पॉइंट ये याद रखने के लिए आपको काम आएगा। जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया था करंट गवर्नमेंट ने 2019 में, तो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जो अपोजिशन में हैं लीडर, उनको अरेस्ट कर लिया गया, प्रिवेंटिवली डिटेन कर लिया गया, सो दैट कि वो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स ना देते हैं जिससे वहाँ पे दंगे हो जाएं या कुछ भी ऐसा गलत हो जाए। ठीक है। सो इन जम्मू एंड कश्मीर द पब्लिक सेफ्टी एक्ट हैज़ बीन यूज्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। फॉर इंस्टेंस, इन August 2019, following the application of Article 370, several political leaders, including former Chief Ministers Mehbooba Mufti and Umar Abdullah, were detained preventively under this act. चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ प्रिवेंटिवली डिटेन अपने आप में एक फ्रेज है, तो उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स पॉसिबल नहीं थे, तो यहाँ पे केवल डिटेन वर्ड के ही सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मैंने मेंशन किए हुए हैं। कन्फाइन, होल्ड, अरेस्ट, कस्टडी, ये सारे डिटेन के सिनोनिम हैं। एंड रिलीज, फ्री, लिबरेट, लेट गो, जाने देना, ये सारे एंटोनिम्स हैं। आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, quash. Quash means to annul or invalidate a decision, order or judgment. Again, law related है ये भी। किसी डिसीजन को, किसी ऑर्डर को या जजमेंट को कॉश कर देना, यानी कि नलीफाई कर देना कि यार इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये मान्य नहीं होगा, उसको बोलते हैं कॉश। समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। अगेन न्यूज़ वेबसाइट है द इंडियन एक्सप्रेस, वहाँ से ये स्क्रीनशॉट लिया गया है। Delhi High Court refuses to quash FIR against men who tried to deceive public take donations in PM Modi's name. यानी कोई व्यक्ति है जिसने PM मोदी के नाम से कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बना लिया, मोदी चैरिटेबल ट्रस्ट, और उस ट्रस्ट के वो एडवर्टीजमेंट न्यूज़ वेबसाइट्स या न्यूज़ चैनल्स पर रन कर रहा है और वहाँ से वो डोनेशंस ले रहा है लोगों से, आम लोगों से। तो ये बेसिकली एक फ्रॉड है। सो उस व्यक्ति ने प्ली किया हाई कोर्ट को कि भाई प्लीज़ मेरे खिलाफ जो FIR है इसको कॉश कर दें, पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, आपके ऊपर केस चलेगा क्योंकि आप गलत काम में लिप्त हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम पार्ट। एनल, इनवैलिडेट, नलीफाई, वॉइड, यानी कि नलीफाई कर देना, कुछ भी उसकी वैल्यू नहीं है, जो भी डिसीजन था या जजमेंट थी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इनवैलिडेट कर देना, वैलिडेट नहीं था। नाउ अगर एंटोनिम्स की बात करें, अपहोल्ड करना, बनाए रखना या वैलिडेट करना, ये इसके एंटोनिम्स थे। आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। नहीं हो रहा, कोई भी वर्ड अगर क्लियर या किसी भी पॉइंट पे आपको समस्या आ रही हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स, आई ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। चलिए, लास्ट फ्रेज ऑफ द डे, अगेन लॉ रिलेटेड ही है ये भी, सब्सटेंटिव लॉ। अगर जो पैसेज आप पढ़ेंगे स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 7 में, उसमें ये आएगा, तो अगर आपको पहले से इसकी नॉलेज है तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रिहेंड दैट पैसेज। Substantive law defines the specific rules and regulations that govern various aspects of life, such as criminal behavior, contracts, property rights, and family relationships. Normally, जितने भी आप क्राइम्स सुनते हैं जनरली, और उन क्राइम
जब वो क्राइम प्रूव हो जाता है, यानी कोई अक्यूज्ड है, अगर ये प्रूव हो गया कि उसने ये क्राइम किया है, तो जो उसको सज़ा मिलती है, ये बेसिकली ये सब किसके अंदर आते हैं? सब्सटेंटिव लॉ के अंदर। यानी अगर आप बात करें तो आईपीसी, इंडियन पीनल कोड में जितनी भी धाराएं हैं, जो भी सज़ाएं हैं, जो पनिशमेंट्स हैं, उनकी जो बात होती है वो किसके अंदर होती है? सब्सटेंटिव लॉ के अंदर। जनरल टर्म्स में इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन सिंपल टर्म्स, सब्सटेंटिव लॉ टेल्स अस व्हाट वी कैन डू और व्हाट वी कैन नॉट डू। मान लीजिए मेरा मन कर रहा है कि कोई गाड़ी खड़ी है, उसमें लॉक नहीं है, मतलब जो ड्राइवर हैं या जो ओनर हैं वो अनलॉक छोड़ के चले गए हैं उसको, और मुझे गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इस गाड़ी को लेके चला जाऊँ, ठीक है, बस चला जाऊँ, और एक तरीके से मैंने गाड़ी को चोरी कर लिया। पर अगर आपको पता हो कि सब्सटेंटिव लॉ क्या है, यानी अगर आपको पता है कि अगर आप चोरी करते हैं, आप ये एक्ट करते हैं, तो चोरी करने के बाद पुलिस आएगी, मुझे अगर मेरी रिपोर्ट हुई और उन्होंने पता लगा लिया कि मैं चोर हूँ, पुलिस आएगी, मुझे अरेस्ट करेगी, देन फिर कोर्ट में अगर प्रूव हो गया कि मैंने चोरी की है, तो मेरे को जो सज़ा मिलेगी, ये सब किसके अंदर आता है? सब्सटेंटिव लॉ के। तो बेसिकली ये सब्सटेंटिव लॉज हमें बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते। आप रैंडमली कुछ भी विम्सिकल होके आप कुछ भी नहीं कर सकते ना ऐसा। तो आपको आपके दिमाग में हमेशा होता है कि अगर मैंने ये एक्शन लिया तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। आप यूं ही किसी का मर्डर नहीं कर सकते, आप यूं ही किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकते। आपके दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि ये लॉज हैं और ये बताते हैं कि ये काम इलीगल है, ये काम लीगल है, ये वैलिड है, ये इनवैलिड है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब्सटेंटिव लॉ क्या होते हैं। पढ़ते हैं इसको आगे। फॉर एग्जाम्पल, इट इंक्लूड्स लॉज दैट डिफाइन एक्शंस सच एज थेफ्ट, असॉल्ट और फ्रॉड एज इलीगल एंड इट आउटलाइंस द कॉन्सिक्वेंसेज फॉर एंगेजिंग इन सच बिहेवियर। जो मैंने अभी बताया आपको वही यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके ऑपोजिट एक तो हो गया सब्सटेंटिव लॉ। अगर हम बात करें दूसरे किस तरीके के लॉज होते हैं, वो होते हैं प्रोसीजरल लॉज। प्रोसीजरल लॉ बेसिकली क्या कहता है? जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं या प्रोसेस होता है, जब कोई भी कार्यवाही होती है, मान लीजिए अभी इसी एग्जांपल में ही बात करता हूँ। मान लीजिए कि जो ओनर था कार का, उसने जाके एफआईआर दर्ज की कि उसकी कार चोरी हो गई है। तो एफआईआर रजिस्टर करना, देन इन्वेस्टिगेट करना, देन मुझे अरेस्ट करना, अरेस्ट करके हवालात में लेके जाना, हवालात में लेके जाने के बाद 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना, उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन है वो एविडेंस रखेगा सामने, सीसीटीवी फुटेज रखेगा सामने, आर्ग्यूमेंट्स देगा। ये जो पूरा प्रोसेस है ये किसके अंदर आता है? ये प्रोसीजरल लॉज के अंदर आता है। और एक और एग्जांपल है, जैसे कि आपने सुना होगा कि अगर कोई फीमेल है, अगर उसे अरेस्ट करना है तो जो पुलिस की टीम आती है उसमें हमेशा एक फीमेल कांस्टेबल तो होगी ही होगी, अदरवाइज मेल पुलिस पर्सनल किसी फीमेल को अरेस्ट नहीं कर सकते। तो ये जो रूल है या ये जो लॉ है किसके अंदर आ रहा है? प्रोसीजरल लॉ के अंदर। तो दो तरीके के लॉज हो गए, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल, और यहाँ पे हम बात कर रहे थे सब्सटेंटिव की। और प्रोसीजरल लॉज की अगर बात करें तो आपको सीआरपीसी ये हेल्प करेगा समझने में। चलिए, सो गाइज दिस इज इट। वापस से आपको दो चीज़ें मेंशन करनी है, अटेम्प्ट करना है रीडिंग ये अपना स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 7, और उसके बाद आपको बतानी है आपकी रीडिंग स्पीड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्पीड, और आपको बताना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेवल। कमेंट बॉक्स में मेंशन करनी है दोनों चीज़ें आफ्टर अटेम्प्टिंग द स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 7। एंड एज यूजुअल, एज ऑलवेज, मैं हमेशा बताता हूँ, दिस इज़ माई नंबर, आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। क्लैट रिलेटेड या किसी और लॉ एग्जाम रिलेटेड आपको कोई भी इशू आ रहा हो, कोई गाइडेंस चाहिए, आई एम अवेलेबल एज योर मेंटर, आई एम देयर फॉर योर हेल्प। So please reach out to me in case you are facing any difficulties while preparing for CLAT or any other law exam. So thank you very much guys. All the best. I'll see you soon.